साम्यवाद और रूस की क्रांति। ठीक है, हम ये देखेंगे कि रूस की क्रांति तो हम इस चैप्टर में देखेंगे। हम देखते हैं कि कैसे रूस की क्रांति हो जाती है। ठीक है, कैसे एक जो तबका रहता है, जो तबका रहता है जो कि बहुत असंतुष्ट रहता है। ठीक है, जैसे मजदूर वर्ग जो है, इस चैप्टर में हम पूरा मजदूर वर्ग पे ही देखेंगे कि मजदूर वर्ग कैसे असंतुष्ट हो जाता है, जो स्थिति जो है बाद में जो है वो रूस की क्रांति का रूप ले लेती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समाजवाद की तरफ देखने की कोशिश करें। तो आखिर समाजवाद आखिर है क्या? तो समाजवाद क्या होता है? समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, जितने भी हम उत्पादन के जो भी साधन देखते हैं, संसाधन देखते हैं, उस पे क्या हो सभी वर्गों का अधिकार हो। मतलब क्या कि मेरा एक व्यक्तिगत जो है निजी संपत्ति ना हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है एक वर्ग का अधिकार नहीं हो, बल्कि पूरे वर्गों का समुचित उस पे अधिकार हो। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है वो समाजवाद कहलाती है। जितने भी उत्पादन है, जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, उस पे जो है हर एक तबके का अधिकार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जो तबका है उसका शोषण हो और एक जो तबका है वो सिर्फ फले और फूले। तो इससे क्या होगा, एक तबका बहुत ऊपर चला जाएगा और एक तबका एकदम निम्न रहेगा, उसकी वृद्धि हो ही नहीं पाएगी और उसका शोषण होता जाएगा। तो ये कहाँ तक उचित है? उचित तो नहीं है ना। तो वही देखते हैं कि समाजवाद क्या होता है ना। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था लेकर आता है, एक ऐसी व्यवस्था का रूप है जिसमें जो है मतलब मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग का जो भी स्वास्थ्य है, उनका जो पालन पोषण है, मतलब उनके जो अधिकार है, उनका शोषण नहीं हो पाए, उनको भी उचित लाभ मिल पाए। ठीक है, ये एक इस तरह की व्यवस्था हम देखने को पाते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर क्या मतलब ये देखें कि क्या इसका सिद्धांत क्या है। आखिर समाजवाद का सिद्धांत हम देखें तो सभी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी क्षेत्र है, जैसे सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग को ही सिर्फ लाभ मिले, नहीं, सबको समान लाभ मिले। ठीक है, चाहे तो वो मतलब मध्यम वर्ग है, चाहे तो बहुत ही निम्न वर्ग है, तो हर जो तबका है उसको समान अवसर मिले। जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी फैक्ट्री में, मान लो किसी फैक्ट्री में हम काम करते हैं। ठीक है, अगर मतलब सोचने वाली बात है कि अगर उस फैक्ट्री में हम 8 घंटे काम करें, ठीक है, तो 8 घंटे के हिसाब से अगर हम लोग को सैलरी जो है मान लो 10,000 ही है। ठीक है, अगर उस फैक्ट्री की जो सैलरी है वो तो मतलब वेतन जो है, हम लोग को जो पारिश्रमिक जो है, जितना हमने काम किया उस हिसाब से अगर हमको मतलब मेरा 10,000 सैलरी है और उस फैक्ट्री का मालिक जो है, ठीक है, मान लो कि पूंजीपति जो वर्ग है वो हम लोग से क्या करे, 8 घंटे काम करवाए, 8 घंटे काम करवाए और हम लोग को मात्र 4,000 रुपए दे, तो इससे क्या होगा, हम लोग का पालन पोषण हो पाएगा। ठीक है, मान लो कि वो 8 घंटे काम नहीं करवाए, 8 घंटे से 8 घंटा मतलब एक टाइम लिमिट है कि चलो 8 घंटे ही हमको काम करना है। मान लो वो हम लोग को 8 घंटे से लेके 12 घंटे काम करवाए, ठीक है, और वो फैक्ट्री पे रोक के रखे, तो ये सही है? और वेतन भी कम दे, जितना मैंने पारिश्रमिक दिया उस हिसाब से अगर हमें वेतन नहीं मिलता है तो ये क्या होगा? नॉर्मल तौर पे सोचो, इससे हमारा क्या होगा, शोषण होगा, इससे शोषण होगा और हमारी आर्थिक स्थिति तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। तो क्या होता है, जब एक वर्ग जो है बहुत ऊपर चला जाता है, जैसे पूंजीपति वर्ग क्या होता है, पूंजीपति वर्ग हमेशा जो है वो निम्न वर्ग को क्या करते हैं, हमेशा दबाते हैं, उनका शोषण करते हैं ताकि उनकी स्थिति और समृद्धशाली बन सके। तो ये सारी स्थितियां हम मतलब देखते हैं। तो हम अगर यहाँ देखो कि मान लो कि अब सभी क्षेत्र हैं, हम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम अपना बहुत 100% दे रहे हैं, लेकिन हमको हर जगह जो है समान अवसर नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन समाजवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो क्या करता है, सभी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को समान अवसर देता है। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। और हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे कि मजदूरों को या किसानों को या कोई भी वर्ग है,
इतनी इजीली जो है किसी को भी समान अवसर नहीं मिलता है, उसके पीछे आवाज उठानी पड़ती है। ठीक है, आज का हम दौर देखते हैं ना, इंडिया देखते हैं, या इंडिया में क्या है, संवैधानिक अधिकार हम लोग को मिले हैं, बहुत सारे हम लोग को अधिकार मिले हुए हैं ताकि हम लोग का शोषण नहीं कर पाए, ताकि हम लोग को कोई शोषित नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम लोग 200 साल पहले की तरफ हम देखें तो उस तरह की स्थितियां नहीं थी। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो है समाज में क्या होता है, चेंजेस आते हैं, धीरे 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 चेंजेस आते हैं, मजदूरों को भी उनके अधिकार मिलते हैं। तो पहला हम यहाँ पे यही देखते हैं कि समाजवाद का जो अगर सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सभी वर्गों को समान अवसर मिल रहा है, ये समान अवसर दिलाता है, ये एक सिद्धांत है। फिर सेकंड देखते हैं एक कि समाज का हित प्रमुख है। अब क्या होता है कि हमने काम तो किया और हम लोग का जो समाज का जो हित है, जो हम लोग का जो भी नीड है, जो भी हम लोग की जरूरत है, उसका हित का जो है वो ध्यान रखता है। ऐसा नहीं हो कि हम मतलब क्या कहते हैं, एक रूल बना दिया जाता है कि जाके मतलब ताकि हम लोग जो है हम लोग का शोषण कोई नहीं कर पाए। ठीक है, 10 घंटे कोई काम हम लोग से नहीं ले पाए। ठीक है, जितना जितना जो काम है उतना ही हो पाए। पूंजीपति वर्ग की समाप्ति। अब ये जो सिद्धांत जब आता है, इस सिद्धांत को जो लोग अपनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, पूंजीपति जो वर्ग है उसकी समाप्ति हो जाएगी और मजदूर वर्ग का वो शोषण नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि उत्पादन का जितना भी साधन है उस पे सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, उस पे जो है समाज का और सरकार का अधिकार होगा, ताकि क्या होगा, जो भी निम्न कोटि के जो वर्ग के लोग जो हैं उनका शोषण नहीं हो पाए, ताकि पूंजीपति जो वर्ग है उसका शोषण नहीं कर पाएंगे। इस पे एक तरह से समाजवाद क्या करता है, रोक लगाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सारी भूमि एवं प्राकृतिक साधनों पर समाज का अधिकार। जैसा मैंने कहा कि जो भी भूमि है, संसाधन है, उस पे पूंजीपति वर्ग का ही अधिकार नहीं है, मजदूर वर्ग का भी उतना ही अधिकार है। ठीक है, ताकि वो भी तो अपना मतलब लाभ ले सकेंगे। कहाँ लिखा हुआ है कि पूंजीपति वर्ग ही लाभ लेंगे? ठीक है, मजदूर वर्ग सिर्फ खट के देगा और पूंजीपति वर्ग जो है उसका शोषण करेगा और अपने आप को, उसकी तो वृद्धि होती जाएगी ना, क्योंकि मजदूर वर्ग को जो है उस हिसाब से अगर आप पारिश्रमिक नहीं दोगे तो वो तो ऑलरेडी कमजोर होता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, समाजवाद का सिद्धांत क्या सिखाता है कि मतलब मजदूर वर्ग की स्थिति को कैसे भी करके ऊपर लाया जा सके। नेक्स्ट है निजी संपत्ति का अधिकार नहीं। एक निजी संपत्ति जो है पूंजीपति वर्ग की ही ये संपत्ति नहीं है, इसके अधिकार को जो है पूरे तरीके से जो है समाप्त कर देना है। नेक्स्ट है राष्ट्र के धन का उचित बंटवारा। राष्ट्र का धन है भाई प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, उसका बंटवारा जो है सभी अच्छे तरीके से और सभी तरफ से ना होना चाहिए, ताकि सभी को उचित लाभ मिल सके और सभी जो है अपनी जो भी आवश्यकता है, नीड है, उसको पूरा कर सके। ठीक है, इससे क्या होगा, एक वर्ग जो है पूरे तरीके से शोषित नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं समाजवाद का जब सिद्धांत लागू हो जाता है तो उसको क्या क्या हम लोग लाभ देखते हैं। एक तो हो जाता है प्रकृति के अनुकूल सिद्धांत है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है भाई, तो उसपे समाज का अधिकार होना चाहिए, सरकार का अधिकार होना चाहिए, किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मजदूरों का शोषण नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, पूंजीपति वर्ग की समाप्ति हो जाएगी तो मजदूरों का शोषण हो ही नहीं पाएगा। उसके लिए क्या होगा, ये बहुत अच्छा सिद्धांत होता है, इसका जो है शोषण हो ही नहीं पाता है। थर्ड है धन का जन कल्याण के लिए उपभोग। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये इस तरह की जब व्यवस्था आती है, समाजवाद की जब व्यवस्था आती है, तो हम क्या देखते हैं, इससे क्या होता है, हर तबका जो है जो भी संसाधन है उसका उपयोग कर पाता है, उपभोग कर पाता है और अपने जीवन जो स्तर है उसको क्या करता है, ऊपर उठाता है। नेक्स्ट है मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार। ऑब्वियस सी बात है कि जब धन का जन कल्याण के लिए उपभोग होगा तो मजदूरों का जो जीवन स्तर है वो क्या होगा, उसकी स्थिति जो है अच्छी होती जाएगी। ठीक है, उसको जब हम लोग अच्छे तरीके से वेजेस देंगे तो उसकी स्थिति तो बहुत अच्छी होगी ही, उसका शोषण अगर हम नहीं करेंगे तो। फिर है राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि होगी अगर मजदूरों को अच्छे तरीके से हम वेतन देंगे, उसके काम अगर अच्छे से लेंगे तो उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होगी और वो क्या करेगा, राष्ट्रीय आय अच्छे से काम करेगा तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब हम देखते हैं समाजवाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समाजवाद की स्थितियां भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे सिद्धांत और इसके क्या क्या लाभ तो होते ही हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि निजी जो संपत्ति, बस सारा चीज का जड़ यहाँ पे ये है कि जो भी निजी संपत्ति है वो सिर्फ एक हाथों में नहीं रहे बल्कि समाज या राज्य का उस पर अधिकार हो, ताकि पूंजीपति वर्ग जो अपने आप को जो है सर्वे सर्वा नहीं मान पाए। अब हम देखते हैं कि आखिर समाजवाद की उत्पत्ति कैसे होती है। समाजवाद की उत्पत्ति जो है, ऐसा तो नहीं है ना कि क्यों समाजवाद की उत्पत्ति हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि समाजवाद की उत्पत्ति आखिर कैसे हो जाती है, ठीक है। समाजवाद की उत्पत्ति कैसे होगी, आखिर क्यों, मतलब एक तबका जो है, एक वर्ग क्यों आवाज उठाएगा ताकि हमको हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो पाए, हमारा शोषण नहीं हो, हमारे जो भी पारिश्रमिक है वो हमको अच्छे तरीके से मिले, उत्पादन के जितने साधन है उस पे हम लोग का उचित अधिकार मिले। आखिर क्यों हम लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं, कोई ना कोई एक रीजन रहा होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि समाजवाद की जो उत्पत्ति है, जब औद्योगिकरण होता है ना तो क्या होता है, समाज में दो वर्ग का उदय हो जाता है, ठीक है। औद्योगिकरण से जो है औद्योगिकरण के बहुत लाभ भी हैं, ठीक है। औद्योगिकरण जो है एक तरह से बहुत लाभ भी देता है और एक तरह से क्या है, समाज में दो वर्ग का उदय हो जाता है और दोनों वर्गों में क्या होता है, बहुत सामाजिक एक तरह से खाई पैदा हो जाती है। तो औद्योगिकरण क्या करता है, जन्म देता है किसको, पहला तो है पूंजीपति वर्ग, ठीक है, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा क्या है, मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग। अब हम इन दोनों की स्थितियां देखेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, औद्योगिकरण में एक पूंजीपति वर्ग होगा और दूसरा मजदूर वर्ग होगा, ठीक है। एक वर्ग जो है, जो कि ये पूंजीपति वर्ग है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, अपना लाभ देखना है, अपना लाभ देखेगा, अपना प्रॉफिट देखेगा और अपने को आगे करता जाएगा और इस वर्ग की स्थिति का क्या करेगा, चाहेगा ही ना। पूंजीपति वर्ग क्या चाहेगा कि उसके कारखाने में जो है मजदूर जो है ज्यादा से ज्यादा घंटे तक खटे, उनसे ज्यादा काम लिया जाए, उनको जो है कम वेतन दिया जाए और उनसे ज्यादा काम लिया जाए। इससे क्या होगा, इनकी स्थिति तो बदतर होती जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, औद्योगिकरण होने से जो है मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग की स्थिति जो है बहुत खराब होती जाती है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है, उनका इतना ज्यादा आर्थिक शोषण होता है, इतनी ज्यादा गिरावट आ जाती है, जिससे जो है इन लोगों को आवाज उठाने के लिए क्या करते हैं, वो तत्पर हो जाते हैं, किसके खिलाफ, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ, ठीक है। और इंग्लैंड में ही हम देखें तो इंग्लैंड में ही औद्योगिकरण, सर्वप्रथम औद्योगिकरण क्या होता है, इंग्लैंड में ही होता है। और हम देखते हैं औद्योगिकरण होने से जो है स्थिति तो बहुत खराब हो जाती है और ये जो एक तबका जो रहता है, मजदूर वर्ग जो रहता है, वो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो मशीनों को तोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं, कि ताकि जो है जो भी स्थिति जो है ये मशीनीकरण होने से ही है। आखिर हम मतलब क्या बोलते हैं, मरता क्या नहीं करता, ठीक है। जब उसको मतलब बहुत ज्यादा कोई इंसान फेड हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आके मजदूर क्या करते हैं, मतलब कारखाने में जो भी मशीन लगी रहती है उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लैंड में क्या होता है, एक एक्ट बना दिया जाता है जिससे क्या है कि मजदूर जो है मतलब मशीनों को जो है तोड़ नहीं सके, और यहाँ तक कि उनकी आवाज को दबाने के लिए क्या होता है, उनकी आवाज को दबाने के लिए होता है ना कि मतलब एक एक्ट लगा दिया जाता है ताकि आप मजदूर संघ भी नहीं बना सकते हो, मजदूर यूनियन भी नहीं बना सकते हो। आखिर लोग जो है यूनिटी में रहेंगे, संगठित रहेंगे तो क्या होगा, उसकी आवाज जो है, जो भी शोषण
जो कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। तो क्या होता है, एक एक्ट बना दिया जाता है जिसके जरिए आप जो है वो क्या कहते हैं संगठन भी नहीं बना सकते हो। मतलब इतना ज्यादा इन लोग की स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहती है कि मजदूर वर्ग जो है वो संगठन नहीं बना सकता है। तो आखिर क्या करेगा, उसका हर तरह से शोषण होता जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो फिर हम देखते हैं यहाँ तक कि फिर मजदूर वर्ग क्या करते हैं, वो एक मतलब अपना चार्टर एक चार्टर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मतलब अपने अधिकारों की मांग करते हैं, राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं, ताकि इन्हें भी राजनीतिक अधिकार मिले। ठीक है, कुछ हद तक इनको राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, ताकि मताधिकार का मिलता है, पुरुषों को मताधिकार के अधिकार मिलते हैं, और पुरुषों को मताधिकार के अधिनियम मताधिकार तो मिलते हैं, और जो है मतलब 1 वर्ष में जो है उनको जो है निर्वाचन का भी अधिकार मिलता है, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होता है। फिर एक एक्ट जो है पूंजीपति वर्ग क्या करता है, इनके अधिकारों को मतलब मजदूर वर्ग के जो हितों को है उनको दबाने के लिए क्या करता है, और तरह से मतलब जो होता है ना, शोषण करने के लिए बहुत तरह के एक्ट लगा देता है। ठीक है, अब यह है कि काम का जो भी लिमिट है वो भी नहीं है, उचित पारिश्रमिक ही नहीं है, तो लोग जो है मतलब टाइम टू टाइम जो है अपना अधिकार की मांग करते हैं। इससे क्या होता है, एक समाज में जो है धीरे धीरे जो है संगठन बनने लगता है, जबकि कानून में तो ये है कि संगठन आप बना नहीं सकते हो, श्रमिक संगठन नहीं बना सकता है। लेकिन फिर इस तरह हम देखते हैं कि जब मजदूरों का संगठन बनता है और मजदूर जो है पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध जो है जितनी भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उससे क्या होता है, समाज में समाजवाद आंदोलन जो है जोर पकड़ लेता है, और इसी टाइम बहुत सारे समाजवादी का उदय होता है, जैसे कि सेंट साइमन है, फिर फूरिये है, लुई ब्लॉ है, रॉबर्ट ओवन है, कार्ल मार्क्स है, माइकल एंगल्स है। तो ये लोग क्या करते हैं, समाजवादी आंदोलन में बहुत जो है वो योगदान देते हैं। ठीक है, ये लोग अपने तरीके से क्या करते हैं, मतलब जो भी मजदूर हैं उन लोगों के मन में जो है भावना जो है उद्वेलित करते हैं, ताकि जो है मतलब मजदूरों का हनन नहीं हो पाए। तो हम इस दरमियान में जो है बहुत सारे मतलब समाजवादियों के नाम देखेंगे। ठीक है, कि समाजवादियों का उदय होता है। तो पहला हम देखें कि समाजवाद जो है आखिर मजदूर जो है अचानक से तो अपनी मांग नहीं रख पाएंगे ना, किसी संगठन की आवश्यकता होगी, कुछ समाजवादियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो समाजवाद हम देखते हैं, तो समाजवाद का सबसे पहला जो समाजवाद शब्द का जो है सबसे पहला जो प्रयोग है 1827 में हुआ था। अगर हम देखें तो समाजवादी जो है वो 2 तरह के हैं। अभी मैंने जैसे बताया रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉ, तो आखिर समाजवादी भी जो है 2 तरह के हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, हमेशा एग्जाम में आ जाता है कि सेंट साइमन किस तरह के समाजवादी हैं, कार्ल मार्क्स किस तरह के समाजवादी हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं समाजवादी जो है 2 तरह के हैं। पहला आरंभिक समाजवादी, हमेशा याद रखना है कि कौन कौन समाजवादी किस तरह के समाजवादी थे। ठीक है, आरंभिक समाजवादी, या इनको कहते हैं आरंभिक समाजवादी, या कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी, जिनको बोलते हैं स्वप्नदर्शी समाजवादी। स्वप्नदर्शी, अब ये दोनों में हम लोग अंतर भी देखेंगे। और सेकंड है दूसरे तरह के समाजवादी, दूसरे प्रकार के समाजवादी। ठीक है, आरंभिक समाजवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी जो है वो है सेंट साइमन, फिर फूरिये, लुई ब्लॉ और रॉबर्ट ओवन।
एंजल्स हैं। अब हम देखते हैं ये जो समाजवादी है, आरंभिक समाजवादी जो है, ये क्या करते हैं, वर्ग संघर्ष की नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते हैं। ठीक है, ये समाजवादी जो है ये वर्ग समन्वय की बात करते हैं। और दूसरे तरीके के जो समाजवादी है जैसे कार्ल मार्क्स जो है, ये वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। ठीक है, एक जो मतलब समाजवादी है वो वर्ग समन्वय की बात कर रहा है और दूसरे तरह के समाजवादी जो है वो वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं सेंट साइमन की थोड़ी सी बात करें तो सेंट साइमन का कहना है, सेंट साइमन कहते हैं कि जो भी वही बात करते हैं कि जो भी मतलब जो भी संसाधन है उस पे जो है सभी वर्गों का अधिकार हो, एक निजी संपत्ति, एक व्यक्तिगत संपत्ति ना हो। ठीक है, किसी एक तबके का जो है अधिकार सिर्फ जो है एक ही तबके का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो सेंट साइमन का कहना है प्रत्येक को उसकी, ठीक है, इनका एक कैप्शन आता है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार जो है पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अगर मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार हमें कार्य भी मिलना चाहिए और अगर हमने जो काम किया है उसके अनुसार हमको पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। ठीक है, और उसी तरह फूरिये जो समाजवादी हैं वो क्या कहते हैं कि ये तो एकदम औद्योगिकरण के घोर विरोधी हैं, औद्योगिकरण के विरोधी हैं ये। इनका कहना है कि जो भी श्रमिक हैं उनको क्या करना चाहिए, उद्योगों में काम ही नहीं करना चाहिए, उनको जो है अपने नगर और कस्बों में काम करना चाहिए, ताकि क्या हो, अगर वो उद्योगों में काम नहीं करेंगे तो मतलब पूंजीपति वर्ग है उनका शोषण कर ही नहीं पाएंगे। और लुई ब्लॉक जो है, लुई ब्लॉक का मानना है कि हम मतलब मजदूर जो श्रमिक वर्ग जो है उनकी स्थिति तभी सुधर पाएगी जब राजनीतिक सुधार होगा। अगर राजनीतिक सुधार नहीं होता है तो मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है मजदूरों को राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। अगर मजदूरों की स्थिति अच्छी होगी तो किसानों की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरह वो उनका जो कहना है कि मजदूरों को राजनीति में भी भाग लेना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और थोड़े समाजवादियों के हम नाम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आ जाता है यहाँ पे, हमने अभी जस्ट हमने पढ़ा कि सेंट साइमन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, लुई ब्लॉक के बारे में पढ़ा, फूरिये के बारे में पढ़ा। ठीक है, सेंट साइमन के बारे में भी हमने देखा। तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि रॉबर्ट ओवेन जो समाजवादी हैं वो किस तरह के समाजवादी हैं, इन्होंने क्या कार्य किया। तो इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक जो हैं, अगर पूछ दिया क्वेश्चन, कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक कौन था। ठीक है, या इंग्लैंड में समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ओवेन जो थे वो इंग्लैंड में समाजवाद के जनक थे, समाजवाद के प्रवर्तक कहो, प्रवर्तक या जनक, प्रवर्तक जो है वो रॉबर्ट ओवेन है। को माना जाता है। बिल्कुल याद रखना आप लोग को रॉबर्ट ओवेन के बारे में, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम पहले ही देख चुके हैं औद्योगिकरण के कारण जो है मजदूरों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो रॉबर्ट ओवेन क्या करते हैं, स्कॉटलैंड में, ठीक है, स्कॉटलैंड में न्यू लुनार्ड नामक एक जगह है। ठीक है, स्कॉटलैंड में ये क्या करते हैं, स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्ड, ठीक है, न्यू लुनार्ड जगह पे ये क्या करते हैं, एक मतलब एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं एक मजदूरों के लिए। ठीक है, एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं।
और ये जो भी फैक्ट्री जो है, जो भी आवास जो है, फैक्ट्री कह लो और आवास जो है, मजदूरों के लिए जो आवास ये स्थापित करते हैं, तो ये जो आवास जो है न्यू लुनार्क में जो है, स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क में रॉबर्ट ओवेन क्या करते हैं, मजदूरों की स्थिति को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं कि मजदूरों की स्थिति जो है अच्छी होती जाए, उनकी मतलब चिकित्सा का ध्यान रखते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उनके मतलब काम के जो घंटे हैं उनको जो है वो कम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि जब वो मतलब जो मजदूर हैं, जो वृद्धावस्था के दौरान जो है बीमा की भी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, उनका मतलब हर तरह से चाहते हैं कि मजदूरों की स्थिति बहुत ही सही हो। अभी जैसे समाजवादी देख रहे हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा उलझने की इसमें जरूरत नहीं है, बस यही ध्यान रखना है कि ये जो समाजवादी है वो चाहते हैं कि मजदूरों की जो स्थिति है वो कैसे अच्छी हो पाए। इन लोग की लड़ाई जो है वो इसीलिए है ताकि मजदूर का जो है वो शोषण ना हो पाए। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवेन क्या करते हैं, स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क में मजदूरों के लिए आवास स्थापित करते हैं और उनकी सुख सुविधाओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और इस तरह से देखते हैं ना कि मजदूरों की जब स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है तो वो क्या देख रहे हैं, मजदूरों की स्थिति अच्छी होने से मुनाफे भी हो जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए रॉबर्ट ओवेन क्या कहते हैं, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। अगर कभी कोटेशन आ जाए कि किसने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, तो रॉबर्ट ओवेन ने कहा था, जो कि इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वास्तविक श्रमिक है, बहुत ही नेचुरल सी बात है, अगर श्रमिक जो है असंतुष्ट रहेगा तो वो मतलब काम कर पाएगा, अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, उसकी स्थिति भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगी और मुनाफे में वृद्धि कैसे हो पाएगी। हर चीज शोषण से नहीं लिया जा सकता, हर चीज हम जबरदस्ती किसी से नहीं ले सकते। अगर काम भी आपको लेना है तो उस हिसाब से आपको पारिश्रमिक भी देना होगा, उसको उस हिसाब से पैसे भी देने होंगे जितने उसने काम किए हैं। और फिर देखते हैं ना, इंग्लैंड में जो इंग्लैंड की जो सरकार रहती है, धीरे धीरे फिर फैक्ट्री 1813 में फैक्ट्री एक्ट लाती है, जिससे मजदूरों की स्थिति थोड़ी अच्छी होती है। फिर इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन होता है। इंग्लैंड में जो है 1838 में, याद रखना है कि चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में कब होता है। ठीक है, इंग्लैंड में 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन होता है। इस चार्टिस्ट आंदोलन के जरिए जो है क्या होता है, मजदूरों की स्थिति जो है और अच्छी होती जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये तो इंग्लैंड की बात हो गई, इससे इंग्लैंड ही नहीं बहुत सारे समाजवादी जो है और उभरने लगे। जैसे कि फ्रांस में हम लुई ब्लॉ देखते हैं, वहां भी उन्होंने मजदूरों की स्थिति पे बहुत ध्यान दिया। जो भी एक पूंजीपति वर्ग है उनके खिलाफ आवाज उठाई। फिर उसके बाद रूस भी इससे अछूता नहीं रहा। अब हम देखते हैं ना कि जो भी एक पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच में जो एक संबंध जो रहता है, उसके बीच में कैसे मतलब ये लोग समाजवादी जो है जो भी समस्या उसका निपटारा कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। आगे चलकर जो है ये सारे के सारे जो समाजवादी है, ये तो मतलब रॉबर्ट ओवेन भी जो है वो आदर्शवादी समाजवादी है, मतलब स्वप्नदर्शी समाजवादी हैं, मतलब यूटोपियन समाजवादी हैं। तो आगे चलकर हम देखते हैं कार्ल मार्क्स का भी बहुत ज्यादा, ये जितने भी समाजवादी हैं कार्ल मार्क्स पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इन समाजवादियों का। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स के बारे में देखते हैं, जिनका टाइम ऑफ पीरियड 1818 से 1883 के बीच में है। ठीक है, तो अब कार्ल मार्क्स पे देखें तो कार्ल मार्क्स एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम याद रखना है। ये एक ऐसे मतलब समाजवादी या साम्यवादी मतलब समाजवादी हैं जिन्होंने विश्व में जो है एक मार्क्सवाद दर्शन का रूप दिया है। बहुत पहले थोड़ा सा हम ये जाने कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो कहाँ हुआ। ठीक है, कार्ल मार्क्स का
जो जन्म है वो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रिवियर नगर में हुआ। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रिवियर नगर में हुआ। और इनके पिता का नाम जो है, पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम जो है चलो, इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। ठीक है। और मार्क्स का जो भी मतलब शिक्षा जो है वो बॉन और बर्लिन में हुई थी। ठीक है। बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। और इन पे जो है रूसो, मॉन्टेस्क्यू और हिगेल का बहुत ज्यादा प्रभाव था। और ये आर्थिक विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बहुत मतलब अर्थशास्त्र का बहुत ज्यादा अध्ययन करते थे। और रूसो की बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते थे। रूसो का बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मॉन्टेस्क्यू की बुक्स का भी उनपे बहुत प्रभाव पड़ा। फिर हम देखते हैं कि मतलब बचपन में ही मतलब 1843 के करीब उनकी बचपन की एक फ्रेंड रहती है जेनी, उनसे उनका विवाह हो जाता है। आगे चलकर 1844 में वो पेरिस घूमने जाते हैं, जहां 1844 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेडरिक एंगल्स से इनकी मुलाकात होती है। एकदम इंपॉर्टेंट ये नाम याद रखना है। फ्रेडरिक एंगल्स से इनकी मुलाकात होती है। ठीक है। पेरिस में इनकी मुलाकात होती है। और फ्रेडरिक एंगल्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कार्ल मार्क्स के ऊपर। ठीक है। क्योंकि फ्रेडरिक एंगल्स भी जो है मतलब श्रमिकों की दुर्दशा से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। वो भी बहुत मतलब अध्ययन करते रहते हैं। तो कार्ल मार्क्स को भी लगता है कि स्थिति जो है मजदूरों की कैसी अच्छी हो पाए। इसी तरह जो है दोनों मिलकर क्या करते हैं 1848 में, एकदम इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर क्या करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक की रचना करते हैं। कौन? फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स पुस्तक की रचना करते हैं। और ये पुस्तक जो है आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है इस पुस्तक को। आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इतना ही नहीं, मतलब कार्ल मार्क्स का मानना है ना कि मजदूरों को जो है वो बेड़ियों से बांधा गया है। और इस तरह की जो बेड़ियों को जो है मजदूरों को जो है वो तोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो भी बेड़ी उसको जकड़ी हुई है उसको तोड़ देना चाहिए। और वो आह्वान करते हैं कि दुनिया के सारे जो श्रमिक है वो एक हो जाए। ठीक है। अगर दुनिया के सारे श्रमिक एक हो जाएंगे तो उनका शोषण जो है पूंजीपति वर्ग कर ही नहीं पाएंगे। और एक और पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है 1867 में, 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी इन दोनों ने मिलकर। और 1867 में एकदम याद रखना है कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी 1867 में। किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी। और ये जो दोनों बुक है, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कार्ल मार्क्स, ये दास कैपिटल, ये जो दोनों बुक है वो मार्क्सवादी दर्शन को जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या करती है, प्रस्तुत करती है हम लोगों के सामने। ठीक है। और मतलब आगे हम देखेंगे कि मार्क्सवादी दर्शन जो है, ये सारी तो पुस्तक इन्होंने लिख दी। और यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स इतने ज्यादा इनका मार्क्सवादी जो दर्शन है वो साम्यवाद के नाम से आगे प्रसिद्ध हुआ। और इनके मतलब जो भी मार्क्सवादी दर्शन की वजह से जो है कार्ल मार्क्स को जर्मनी से निष्कासित कर दिया जाता है। और वे
रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मार्क्सवादी दर्शन की क्या सिद्धांत है। हम देखते हैं कि मार्क्स के जो प्रमुख सिद्धांत क्या है। पहला है पूंजीवाद का विरोध। पहले ही मैंने बताया कि मार्क्स जो कार्ल मार्क्स है वो पूंजीवाद के घोर विरोधी हैं, क्योंकि वो श्रमिक वर्ग के उत्थान की बात करते हैं और पूंजीवाद को सोचते हैं कि जड़ से जो है पूंजीवाद का जड़ से वो खत्म हो जाए। और यहाँ पे है वर्ग संघर्ष की बात होती है। पहले ही मैंने बताया कि इसमें क्या है, पूंजीपति वर्ग और जो श्रमिक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग क्या होते हैं, इसमें दोनों ही आपस में इन लोग के हित का टकराव होता है। क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो है वो क्या करता है, सोचता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है ताकि मजदूर वर्ग का शोषण करके मजदूर वर्ग से ज्यादा काम के घंटे लेके। और वहीं श्रमिक वर्ग क्या चाहता है कि काम तो करे और वो भी ज्यादा से ज्यादा उसे मजदूरी मिल सके। ठीक है, तो फिर ये देखते हैं कि दोनों के जो है हित का टकराव होता है और दोनों वर्ग जो है आपस में संघर्ष करते हैं। तो इस संघर्ष को वो मतलब मार्क्स का दर्शन ये कहता है कि ये दोनों के संघर्ष को खत्म किया जाए और पूंजीपति वर्ग का जो है वो मतलब उसको जड़ से जो है हटा दिया जाए ताकि श्रमिक वर्ग की स्थिति जो है समाज में अच्छी हो सके। फिर है राज्य शोषण का साधन। राज्य, उनका मानना है कि राज्य जो है क्या है, शोषण का साधन है। जो भी संपत्ति है, उत्पादन है, उसमें क्या हो, समाज या सरकार का ही आधिपत्य हो, जिससे राज्य जो है राज्य को जो है वो जड़ से क्या है वो हटा दिया जाएगा। राज्यहीन समाज की स्थापना की जाएगी। फिर है राज्यहीन या वर्गहीन की स्थापना। जब राज्य जो है वो राज्य का जो खात्मा हो जाएगा और वर्ग जो है, जो भी पूंजीपति वर्ग है, जो भी धनी वर्ग है और निर्धन वर्ग के बीच में जो एक असमानता की खाई है, जब वो नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, मार्क्स के सिद्धांत को जो है एक नया रूप मिलेगा। फिर है मार्क्स का दर्शन जो है, जो भी मतलब एक मार्क्सवादी दर्शन चाहता है कि क्रांति हो। जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक क्या है, जब तक क्रांति नहीं होती है, मतलब कहने का मतलब है साम्यवाद की जो स्थापना के लिए क्रांति होना आवश्यक है। बिना क्रांति के जो है श्रमिक वर्ग को जो है उसके अधिकार नहीं मिल पाएंगे। फिर अंतरराष्ट्रीयता की भी भावना आती है। फिर प्रजातंत्र का विरोध इसमें होता है। मार्क्स का मानना है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो है मजदूर वर्ग की स्थापना नहीं होती है और प्रजातंत्र को जो है उखाड़ फेंकना चाहिए उनके अनुसार। और मार्क्स का जो दर्शन है धर्म और शोषण का एक रूप मानते हैं। जो कार्ल मार्क्स है वो उनका मानना है कि धर्म जो है जो भी श्रमिक वर्ग है, जो जनता को जो है मतलब उसको आगे नहीं लेके जाता है। एक जगह पे तो मार्क्स कहते हैं कि धर्म को एक अफीम की तरह मानते हैं। ठीक है, अफीम की तरह मानते हैं कि और जो भी श्रमिक वर्ग है वो धार्मिक दृष्टिकोण से होते जो है वो सही ढंग से जो है इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म को भी वो मार्क्स का जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, वो धर्म को भी नहीं मानता है, प्रजातंत्र को भी नहीं मानता है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि जो भी मार्क्स का जो दर्शन है वो इन चरणों में ये सारे चरण बताए गए हैं। ठीक है, चरणों से गुजरता है। पहला है कि आदिम साम्यवादी युग से गुजर के दास प्रथा में आता है, दास प्रथा से सामंत प्रथा में आता है, सामंत प्रथा से पूंजीवादी युग में आता है। और उसके बाद पूंजीवादी युग में जो है जब लोग संघर्ष करते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, तब स्थिति आती है, एक दौर आता है जो समाजवादी युग आता है।
उसके बाद मार्क्स का मानना है कि जो भी मार्क्स का जो सिद्धांत है, जो चरण है, सबसे ज्यादा लास्ट एक चरण आता है वर्गहीन समाज की स्थापना तथा जिसमें वर्ग संघर्ष नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो मतलब मार्क्स का जो भी दर्शन है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, वर्ग संघर्ष, ये क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। मतलब हर क्षेत्र में क्या है, वो क्लास स्ट्रगल हो रहा है। जो भी वर्ग है, जो दो तरह के वर्ग है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, जो है आपस में क्या है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन उनका मानना है, मार्क्सवादी दर्शन का अंतिम जो ध्येय है ना, अंतिम ध्येय जो है वो स्टेटलेस समाज की स्थापना करना है, मतलब वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। ठीक है, और राज्य स्टेटलेस समाज की स्थापना करना है, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना है। उनका मानना है कि समाज के जितने भी संसाधन है उसमें जो है वो मजदूर वर्ग की प्रधानता हो, और उनका एक ऐसा मानना है कि एक ऐसा समय आएगा जब समाज में जो है क्या कहते हैं, मजदूर वर्ग ही विजयी होंगे, और जो भी मतलब बुजुर्गा वर्ग है और जो भी पूंजीपति वर्ग है, इनका जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी और विजयी जो होंगे वो मजदूर वर्ग हो गए। और कार्ल मार्क्स का क्या मानना है, कार्ल मार्क्स मानते हैं कि समाज जो है, समाज में मजदूर वर्ग की ही प्रधानता होगी और समाज में बुजुर्गा वर्ग जो भी स्थिति है उसकी स्थिति खत्म हो जाएगी और समाज में सर्वहारा वर्ग का ही वर्चस्व होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि कैसे जो है मतलब रूस की क्रांति जो है वो सर्वहारा वर्ग की क्रांति का रूप ले लेती है। अभी तक तो हमने ये सब समझ लिया, और इसका जो स्वरूप जो है ना, रूस की क्रांति का स्वरूप वो क्या है, सर्वहारा वर्ग की क्रांति है। ठीक है, ये जो क्रांति है वो सर्वहारा वर्ग की क्रांति है। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि रूस की क्रांति जो है उसका स्वरूप देखेंगे। हम देखते हैं कि मार्क्स के जो प्रमुख सिद्धांत क्या है। पहला है पूंजीवाद का विरोध। पहले ही मैंने बताया कि मार्क्स जो कार्ल मार्क्स है वो पूंजीवाद के घोर विरोधी हैं, क्योंकि वो श्रमिक वर्ग के उत्थान की बात करते हैं और पूंजीवाद को सोचते हैं कि जड़ से जो है पूंजीवाद का जड़ से वो खत्म हो जाए। और यहाँ पे है वर्ग संघर्ष की बात होती है। पहले ही मैंने बताया कि इसमें क्या। अब हम देखते हैं मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना होती है। सोशल ठीक है, और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना होती है। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। और रूस में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। जर्मनी में, ब्रिटेन में, फ्रांस में ये सारी जो पार्टियां हैं वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित ये सारी पार्टियों की स्थापना होती है। ये सारे दल की स्थापना होती है जो कि क्या है, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं कि ये सारी विचारधारा से तो प्रभावित होती ही है। उसी टाइम हम देखते हैं कार्ल मार्क्स जो है वो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना करते हैं। ठीक है, दो इंटरनेशनल की स्थापना होती है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है और द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में कार्ल मार्क्स के द्वारा होती है लंदन में, और
द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है वो 1889 में पेरिस में होती है, ठीक है। और दोनों का मोटो क्या रहता है, जो भी श्रमिक वर्ग है उनका जो है उत्थान हो, ठीक है, उनकी स्थिति में सुधार आ सके। तो प्रथम इंटरनेशनल जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो 1864 में लंदन में होता है, तो उसमें मार्क्स का क्या रहता है, मार्क्स चाहते हैं कि जो भी, पहले मैंने बताया कि जो भी शोषित और जो भी श्रमिक वर्ग है उनको उभरने का प्रयास करने के लिए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना करते हैं। और वो चाहते हैं कि जो भी पूंजीपति वर्ग है उसका पूरे तरीके से विनाश हो जाए। और उसी दरमियान में मतलब 1864 में स्थापना के बाद 1883 में जो है कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है 1889 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है पेरिस में, और इस अंतर्राष्ट्रीय संघ में जो है 400 प्रतिनिधि जो है वो भाग लेते हैं। और ये जो सम्मेलन है उसमें मतलब कहा जाता है कि इस सम्मेलन में जो है सारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं, यूरोप के बहुत सारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और इसमें ये मांग रखी जाती है कि जितने भी जो काम के घंटे हैं वो 8 घंटे ही निर्धारित किए जाए। और इसी सम्मेलन में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के सम्मेलन में ये निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष जो है 1 मई को मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि एक क्या है, मजदूरों की शक्ति का प्रतीक के रूप में ये मनाया जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि साम्यवादी विचारधारा जो है कैसे कैसे प्रभावित होती है। बहुत हद तक कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो रूस में जो है बहुत प्रभावित होती है, जिसके जरिए जो है रूस की क्रांति होती है। क्योंकि कार्ल मार्क्स तो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ में उन्होंने वो नारा देते हैं कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ठीक है। तो ये सारी विचारधारा जो है रूस की क्रांति में बहुत ज्यादा इफेक्ट लाती है। अब हम रूस की क्रांति देखते हैं, ठीक है। रूस में जो है 2 क्रांतियां हुई थी, एक 1905 की क्रांति और एक है 1917 की क्रांति, ठीक है। एक है 1905 की क्रांति जो रूस की क्रांति है, और एक है 1917 की क्रांति। ये जो रूस की क्रांति है उसमें जो है जनता बहुत ज्यादा दुखी रहती है। जो रूस का जो शासक रहता है, रूस का जो सम्राट होता है, रूस के राजा को उस टाइम जार कहा जाता है, रूस के शासक को जार कहा जाता था। तो जनता बहुत ज्यादा उसके अत्याचारों से बहुत ज्यादा दुखी रहती है। दुखी होने के कारण जो है जनता क्या करती है, वो उसके खिलाफ आवाज उठाती है। फिर भी उस जनता को जो है 1905 की क्रांति में सफलता नहीं मिलती है। फिर देखते हैं 1917 की क्रांति जो होती है रूस में, उसमें 2 क्रांतियां होती हैं रूस में, ठीक है। एक होती है फरवरी की क्रांति, एक होती है फरवरी की क्रांति और एक होती है अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति, जिसे अक्टूबर की क्रांति का बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो फरवरी की जो क्रांति है वो स्टार्ट होती है, फरवरी की क्रांति जो है वो पेट्रोग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राद भी इसे कहा जाता है, लेनिनग्राद भी कहा जाता है। तो ये क्रांति जो है वो रूस के जो शासक है, रूस का जो निरंकुश शासक रहता है जार निकोलस द्वितीय, जो कि रोमानोव राजवंश से रिलेटेड रहता है, उसके अत्याचारों के विरुद्ध होता है। तो ये जो क्रांति है वो मार्च 1917 में होती है, ठीक है। ये जो भी रूस के शासक के खिलाफ जो भी मतलब विद्रोह होता है वो मार्च 1917 में होता था।
ठीक है, मार्च 1917 में होता है। लेकिन पुराना जो कैलेंडर रहता है, पुराना जो कैलेंडर के अनुसार जो है इस क्रांति को जो है फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अक्टूबर की क्रांति जो है, बोल्शेविक क्रांति जो है वो नवंबर महीने में होती है, लेकिन पुराने कैलेंडर के हिसाब से इसको अक्टूबर में गिना जाता है, तो ये अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो ये जो क्रांति है, बोल्शेविक जो क्रांति है, जिसको अक्टूबर की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, ये क्रांति मेंशेविक और बोल्शेविकों के बीच में होती है। मेंशेविक और बोल्शेविक के बीच में होती है। मेंशेविक मतलब जो अल्पमत साम्यवादी दल रहता है, और बोल्शेविक जो रहता है वो बहुमत वाला दल रहता है, और इन दोनों के बीच में जो है सत्ता का संघर्ष होता है, ठीक है। जब 1917 की रूसी क्रांति जब हो जाती है तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, तो और मेंशेविक दल का जो नेता रहता है वो केरेंस्की रहता है, केरेंस्की, और बोल्शेविक दल का जो नेता रहता है लेनिन रहता है। लेकिन रूस में जो है मेंशेविक जो दल का नेता रहता है केरेंस्की, वो बहुत ही अलोकप्रिय रहता है। तो उसके बाद जो है लेनिन जो रहते हैं वो स्विट्जरलैंड में रहते हैं, और वे वापस लौटते हैं स्विट्जरलैंड से रूस की तरफ, और दोनों में जो है फिर से सत्ता को लेके संघर्ष होता है। तो दोनों में जब सत्ता को लेके संघर्ष होता है तो लेनिन क्या करते हैं, ट्राट्स्की के सहयोग से जो है केरेंस्की की जो सरकार रहती है उसको पूरे तरीके से पलट देते हैं, और उस तरह हम देखते हैं कि लेनिन जो है बोल्शेविकों की विजय होती है, और बोल्शेविकों के ही अधीन जो है लेनिन फिर सत्ता में आते हैं, और रूस का फिर पुनर्निर्माण हम देखने को पाते हैं। अब हम देखते हैं रूस की क्रांति मतलब 1917 की बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे। तो पहला है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में पहला आता है निरंकुश शासन एवं अत्याचारी शासन। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि क्रांति से पहले जो है मतलब 1917 की क्रांति से पहले जो है रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। रोमनोव वंश का शासन था, और रूस के सम्राट को जो है वो जार कहा जाता था। और ये जो जार होता था, जो राजा होता था, वो बहुत ही निरंकुश होता था, और सारा जो शक्ति है राजा के हाथों में ही निहित रहती थी। सारी जो शक्ति है उसी के हाथों में केंद्रित रहती थी, और उसके ऊपर जो है कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो उसकी शक्तियों पे क्या करे, नियंत्रण रख सके। ठीक है, अगर कोई भी शक्ति जो है, कोई भी ऐसी संस्था वहां नहीं है जो राजा का जो भी कुछ कर रहा है, निरंकुशता है, जो उसको मन में आ रहा है वो कर रहा है, तो अगर उस पे जो है कोई नियंत्रण नहीं लगाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि राजा जो है वो निरंकुश हो जाएगा। अगर राजा अच्छा ना हुआ तो यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है कि राजा जो है, राजा को शक्तियां तो बहुत है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, बहुत ज्यादा अपार मतलब शक्ति है, लेकिन क्या होता है राजा इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद जो है, जो रूस का शासक जो है, रूस के सम्राट जो जार है, वो क्या करता है, रूस की भी जो जनता है, जो भी उसका दुख है उसको नहीं समझता है। ठीक है, पूरा तरीके से निरंकुश होता है। तो हम देखते हैं कि निरंकुशता के कारण जो है वहां पे कोई संवैधानिक एक व्यवस्था भी नहीं रहती है, और प्रशासनिक जो भी कार्य रहता है उसमें मनमानी की जाती है। तो इससे क्या होता है, जनता धीरे धीरे जो है वो क्या होती है, त्रस्त होने लगती है। अगर जार अच्छा होता तो रूस में क्रांति क्यों होती, ये भी तो एक बात है ना। अगर शासन व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से होगी तो जनता दुखी क्यों होगी, क्यों क्रांति का सहारा लेगी। तो हम देखते हैं कि रोमनोव वंश जो है वो शासक जो है पूरी तरीके से निरंकुश होता है, और जनता पूरे तरीके से त्रस्त रहती है। सेकेंड हम देखते हैं रूसीकरण की नीति। अब हम देखते हैं कि रूस में क्या होता है ना, बहुत अलग अलग तरह के प्रजातियों के लोग रहते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो है स्लाव जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, रूस में मुख्यतः जो है वो स्लाव जाति के लोग रहते हैं। तो हम देखते हैं कि मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी जातियां रहती हैं, जर्मन, यहूदी, पोल।
तो अब क्या करता है, जार सोचता है कि क्यों ना रूस की एकता को हम संगठित करें और रूसीकरण की नीति अपनाएं। अब बहुत तरह के लोग वहां रह रहे हैं, अब सबको एक तरह का मतलब उस पर जो भी सांस्कृतिक है, शिक्षा है, सब कुछ एक मुद्दा, जो एक मतलब सारा कुछ अगर हम किसी पे जबरदस्ती इम्पोज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो है वो क्या करेंगे, मतलब क्रांति करेंगे ही करेंगे। अगर उनका हम स्वतंत्रता जो है वो हम छीन लेंगे तो और क्या करेंगे। तो यहाँ तक कि क्या करता है, जार बोलता है रूसीकरण की नीति अपनाता है और जो भी संस्कृति है, जो भी शिक्षा व्यवस्था है, सब पे रूसीकरण की नीति अपनाता है। तो इससे जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। और ऐसे भी जो भी जार रहता है उसका एक नारा ही रहता है, एक जार, एक चर्च और एक रूस। तो इस तरह से वो क्या करता है, रूस में रूसीकरण की नीति अपनाता है। और इससे क्या होता है, 1863 में पोल लोग क्या करते हैं, पोलों का विद्रोह हो जाता है, फिर भी उसको दबा दिया जाता है। तो ये बहुत ही एक रूसीकरण की नीति भी जो है वो 1917 की बोल्शेविक क्रांति का कारण बनती है, क्योंकि जबरदस्ती हम किसी पे सांस्कृतिक जो रूप है, जो भी व्यवस्था है, उसको लादने का प्रयास करेंगे तो ये एक मुद्दा बनेगा ही। फिर हम देखते हैं राजनीतिक दलों का उदय। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि रूस में जो है बहुत बौद्धिक जागरण होता है। बौद्धिक जागरण होने से जो है बहुत सारे दलों की स्थापना होती है, ठीक है। वहां पे नारोदिक दल की भी स्थापना होती है रूस में। नारोदिक जो दल रहता है वो क्या होता है, किसानों की स्थिति से रिलेटेड रहता है, मतलब किसान आंदोलन से रिलेटेड रहता है। जो भी किसानों की समस्या होती है वो नारोदिक दल से रिलेटेड रहती है। तो जो भी इसमें जो भी लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं वो नारोदिक आंदोलन से रिलेटेड रहता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि नारोदिक आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो किसानों की समस्या से नारोदिक आंदोलन जो है वो उभरता है ये आंदोलन। और इसके अतिरिक्त जो है कार्ल मार्क्स के एक बहुत ही प्रशंसक रहते हैं, प्लेखानोव। तो प्लेखानोव क्या करते हैं, बहुत उस टाइम हम देखते हैं ना कि रूसी क्रांति से पहले जो है बहुत सारे दल की स्थापना होती है। तो प्लेखानोव जो है वो करते मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करते हैं। इसके जरिए भी बहुत सारे जो भी मतलब मजदूर वर्ग है उनकी जो समस्या पे जो है वो ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है प्लेखानोव के बाद जो है लेनिन भी जो है, लेनिन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना करते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि लेनिन क्या करते हैं, लेनिन जो है इसकरा नामक समाचार पत्र के जरिए जो है मार्क्सवादी विचारधारा को प्रसारित करते हैं। और यहाँ तक कि इसकरा और प्रवदा नामक समाचार पत्रों के द्वारा जो है बोल्शेविक जो एक दल जो रहता है उसके जो भी क्रांतिकारी जो एक प्रभाव रहते हैं उसको प्रसार करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं ये सारी जो है पार्टियों की स्थापना तो होती है, उसके बाद होता है क्या, इसकरा नामक समाचार पत्र के जरिए और प्रवदा नामक समाचार पत्र के जरिए ये सब होता है। उसके बाद 1903 में क्या होता है, 1903 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, मेंशेविक और बोल्शेविक, ठीक है। तो मेंशेविक जो है वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार से जो है स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, लेकिन बोल्शेविक जो है वो उग्र होते हैं और क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित होकर वो अपने अधिकारों को पाना चाहते हैं। तो ये सारी जो भी व्यवस्था चली आ रही है इसमें ये दोनों समाचार पत्रों का बहुत ज्यादा योगदान होता है, जो कि लेनिन के द्वारा मतलब ये रचित है, ये दोनों पुस्तक, ये दोनों समाचार पत्र। उसके बाद हम देखते हैं तो हाँ, उसके बाद है नेक्स्ट है नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। तो नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव में क्या होता है, रूस में जो है वो उस टाइम क्या होता है, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती है, लोग अपनी जो परेशानियां हैं उनको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो इस तरह क्या होता है, रूस में क्या होता है ना, रूस के लोगों को जो है
जबरदस्ती यातना गृह में भेज दिया जाता है और साइबेरिया की जेल में भी भेज दिया जाता है, ठीक है। और उन लोग को इतना भी परमिशन नहीं होती है कि जो रूस के लोग जो है वो बाहर जा सके, ठीक है। तो जबरदस्ती जो है वो कार्यवाहियां होती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि रूस में जो है बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाती है, यहाँ तक कि राजनीतिक स्वतंत्रता का भी अभाव हो जाता है। रूस की जो संसद है ड्यूमा, उस पर भी जो है राजनीतिक मतलब राजतंत्रात्मक नियंत्रण होता है, मतलब कहीं भी जनता की जो है जनता की सुनवाई होती ही नहीं है। तो इससे जनता जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। नेक्स्ट है रूस की प्रतिष्ठा में कमी। रूस में क्या होता है उस टाइम जो है बहुत सारे मतलब बैक टू बैक जो है वो युद्ध हो रहे होते हैं और रूस को हर युद्ध में जो है असफलता मिलती है। बाल्कन युद्ध में भी रूस पराजित हो जाता है। उसके बाद 1854 से 56 में क्रीमिया का युद्ध होता है, उसमें भी रूस की पराजय हो जाती है। उसके बाद 1904-05 में रूस और जापान का जो युद्ध होता है उसमें भी रूस की पराजय हो जाती है। तो इससे हम देखते हैं कि छोटे छोटे एशियाई देशों से रूस जो है हारने लगता है और रूस की प्रतिष्ठा जो है वो एकदम धूमिल हो जाती है। एक तरह से उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा में पूरी तरीके से गिरावट आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं 1905 की क्रांति का प्रभाव। रूस की मतलब 1917 की क्रांति से पहले जो है रूस में जो क्या है, श्रमिक वर्ग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब उनकी स्थिति बहुत ज्यादा गिर जाती है, महंगाई बहुत ज्यादा ऊपर आ जाती है और उनकी जो आर्थिक जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और पहले ही बताया मैंने कि वहाँ की जो रूस के जो भी श्रमिक हैं उन लोगों को क्या है, संगठन बनाने का अधिकार नहीं होता है। यहाँ तक कि काम के घंटे भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। तो उस तरह जो इतनी ज्यादा मतलब मुश्किलें हो जाती है कि रोटी खाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से क्या देखते हैं, 9 जनवरी 1905 को रविवार के दिन, जिसको खूनी रविवार कहा जाता है, तो जो भीड़ जो है वो इकट्ठा होती है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, महल में लोग एकत्रित होते हैं और जनता जो है वो नारा लगाती है, रोटी दो, रोटी दो। क्यों रोटी दो? क्योंकि रूस की जो जनता की स्थिति है जो बहुत ज्यादा खराब है। श्रमिक वर्ग ऐसे ही परेशान है, किसान वर्ग ऐसे ही परेशान है, मतलब हर तबका जो है वो परेशान है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि तो जो भी पुलिस रहती है, निहत्थी जो भीड़ रहती है, उस पे जो है बहुत गोलियों की बरसात करती है, बहुत ज्यादा बौछार करती है और रूस और क्या कहते हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं। तो ये एक जो क्रांति है, ये जो 1905 की क्रांति में जो है रूस बहुत असंतोष की भावना जो है पहले से ही विद्यमान हो जाती है। फिर उसी में हम देखते हैं कि रूस जापान के युद्ध में जो है रूस जो है, एक तो पहले हम खूनी रविवार देख लिए, उसके बाद हम देखते हैं कि 1904-05 में रूस जापान का युद्ध होता है जिसमें रूस जो है बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। अब अगर थोड़ी सी अगर दिमाग लगाओ कि अगर रूस और जापान का युद्ध हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि रूस के जो लोग हैं, रूस के जो भी मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उनको सैनिकों में भर्ती किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मतलब आर्थिक तंगी आती है, ठीक है। अब उन लोगों को अगर कोई अदर कंट्री में या जो भी लड़ाइयाँ होती हैं तो महंगाई तो ऑब्वियस है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों को खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां जो है वो हो रही होती है। एक 1905 की क्रांति और एक 1904-05 का रूस जापान का युद्ध भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। फिर हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की पराजय जो होती है वो रूस का जो है वो तात्कालिक कारण बनता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है जार निकोलस द्वितीय और जरीना की अयोग्यता। रूस की क्रांति के समय जो है रोमनोव वंश का जो शासक रहता है वो रहता है जार निकोलस द्वितीय और उसकी पत्नी जो है जरीना, ठीक है। जार निकोलस द्वितीय तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा निरंकुश रहता है, बहुत ज्यादा निरंकुश शासन रहता है और वो अपनी जो पत्नी है जरीना की हाथ की कठपुतली रहता है। और इसके दरबार में बहुत ऐसे मतलब दरबारी रहते हैं। एक पादरी रहता है, ठीक है, रासपुटिन नाम का, जो कि भ्रष्ट रहता है। मतलब पूरा तरीके से हम देखें तो
सारी जो व्यवस्था है वो मतलब जो भी दरबार है वो षड्यंत्रकारियों का अड्डा रहता है। तो ये सारी जो और जनता जो है बार बार ये सब चीजें देख रही है कि उनकी स्थितियों का जो है कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और इस तरह से जो है इन दोनों की अकुशलता भी जो है वो अकुशलता और अदूरदर्शिता के कारण भी जो है 1917 की रूसी क्रांति होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसानों की स्थिति के बारे में, जो कि सामाजिक स्थिति है। अब हम देखते हैं सामाजिक कारण। पहले देखते हैं किसानों की स्थिति। तो 1861 के पहले तक जो है किसानों की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी। किसान जो है वो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। लेकिन क्रीमिया युद्ध में क्या होता है, मतलब सामंती व्यवस्था का बोलबाला था, और जो भी किसान जो रहते थे वो भूमि से बंधे हुए रहते थे, ठीक है। लेकिन 1861 में क्या होता है, मतलब 1854 से 56 में क्रीमिया का जब युद्ध में जो है रूस की जब पराजय हो जाती है, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो क्या करते हैं 1861 में, जार अलेक्जेंडर द्वितीय क्या करते हैं, वो जो है सर्फडोम जैसे कृषि दास्ता, ठीक है, सर्फडोम मतलब किसान दास्ता, ठीक है। जो भी किसान जो रहते हैं, बंधुआ जो रहते हैं, उनको क्या करते हैं 1861 में जार अलेक्जेंडर जो द्वितीय है कृषि दास्ता को जो है वो कृषक जो दास्ता जो रहते हैं उसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इससे कुछ तो मतलब थोड़ा किसानों पे रहम तो होता है, लेकिन ये स्थिति जो है वो हमेशा के लिए नहीं बनी रहती है। लेकिन क्योंकि किसानों की स्थिति जो तो जस की तसी बनी रहती है ना, किसानों की जो भी परंपरागत जो वो खेती करते आ रहे हैं, उनकी स्थिति को नवीन ढंग से जो है विकसित किया नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर जो किसान जो है वो किसानी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है वो जो किसान की जो व्यवस्था है उसको नवीन लाना चाहिए, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। लेकिन जो जार होते हैं वो ज्यादा ध्यान देते नहीं हैं, और जो भी छोटे छोटे भूखंड पे जो कृषक जो है वो काम कर रहे होते हैं, फिर भी उनकी स्थिति में जो है सुधार नहीं आता है, और फिर से वो और किसान जो है वो और करों के बोझ में जो है बोझ तले दबते चले जाते हैं, कर्ज भी लेते हैं और कर्ज के बोझ में भी दबते चले जाते हैं, और फिर से जो है किसान जो है फिर से उन पे जो है गुलामी की जो दास्ता है, फिर से वो मजदूर बन जाते हैं। फिर देखते हैं किसानों का विद्रोह हो जाता है। कैसे? तो अभी हम देखते हैं किसानों का विद्रोह। तो पहले ही हम देख चुके कि किसानों की स्थिति जो है बदतर होती जाती है, लेकिन 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो है कृषि दास्ता का जो है वो अंत कर देता है। लेकिन इससे भी स्थिति जो है वो ठीक तो नहीं होती है। फिर क्या होता है, एक प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री पीटर स्टोपिली। ये क्या करता है, मतलब जो भी किसानों को मतलब ये कहता है, मोटिवेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जमीनों को खरीदो। तो इससे क्या होता है, कुलक वर्ग का उदय होता है। कुलक जो रहता है वो धनवान किसान रहते हैं। इससे क्या होता है, एक वर्ग जो है जमीन बहुत ज्यादा खरीद रहा है, तो इससे क्या होगा, एक तो कुलक वर्ग धनवान किसान समाज में उनका उद्भव होगा, और एक साधारण किसान रहेंगे। तो कुलक जो है जिनकी स्थिति जो है समाज में बहुत ऊंची चली जाती है, और जो साधारण किसान है उनकी जो स्थिति है वो दिन पर दिन जो है वो बदतरी होती जाती है। तो किसानों का विद्रोह जो है वो धीरे धीरे हम देखते हैं कि बढ़ते चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मजदूरों की स्थिति। तो बहुत पहले ही मैंने बताया कि मजदूरों की स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब रहती है, और यहाँ तक कि वही काम के घंटे जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो कम दी जाती है। तो इस तरह से समाज में बार बार वो अपनी आवाज उठाते हैं, उनको संगठन बनाने की भी आजादी नहीं रहती है।
लेकिन फिर भी बाद में जो है बहुत ज्यादा जो है कारखाना अधिनियम जो है बना दिया जाता है, लेकिन स्थिति जो है फिर भी वैसी की वैसी ही रहती है और मजदूरों को दिन पर दिन प्रताड़ित किया जाता है। जैसे कि किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है, उसी तरह मतलब मजदूरों की स्थिति भी बहुत बदतर रहती है। अगर कहा जाता है कि 1858 से 60 तक जो है किसानों ने भी जो है बहुत सारे मतलब 204 बार विद्रोह किए होते हैं। सोचो 1858 से 60 के बीच में 904 बार किसान विद्रोह होते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है जनता क्रोधित होकर क्या करती है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय को की जो है हत्या कर दी जाती है। निहिलिस्टों के द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी जाती है। अब हम देखते हैं मजदूरों की स्थिति भी वैसे ही है, किसानों की स्थिति भी हमने देखा ऐसी ही है। और कुछ देखते हैं सुधार आंदोलन। तो कुछ सुधार आंदोलन तो होते ही है जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा, लेकिन फिर भी ये सुधार जो है वो अस्थायी नहीं रहते हैं और बाद में जो है जनता जो है बहुत ज्यादा निहिलिस्ट आंदोलन जो होता है, निहिलिस्ट आंदोलन रूस में होता है और निहिलिस्ट आंदोलन के जरिए जो है जार अलेक्जेंडर द्वितीय को जो है की हत्या कर दी जाती है। अब हम देखते हैं आर्थिक कारण। फर्स्ट देखते हैं आर्थिक दुर्बल आर्थिक स्थिति। रूस की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा दुर्बल रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्थिक कारण। फर्स्ट है इसमें दुर्बल आर्थिक स्थिति। जो भी मतलब रूस में जो भी मतलब आय का जो साधन रहता है वो भूमि कर रहता है। ठीक है, राजस्व स्रोत रहता है, लेकिन जो है कृषकों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय रहती है। उद्योग धंधों का विकास नहीं होता है, सामंती व्यवस्था का बोलबाला रहता है, जिससे जो है राजस्व का जो स्रोत है वो रूस को सही ढंग से नहीं मिल पाता है। इसके और यहाँ तक कि मतलब निरंतर जो है रूस जो है वो क्या करता है, युद्धों में शामिल होता है। ठीक है, रूस जापान युद्ध में भी शामिल होता है। जब रूस और प्रथम विश्व युद्ध में भी रूस की जो है निरंतर पराजय के कारण जो है स्थिति जो है बहुत ज्यादा मतलब रूस की स्थिति जो है बहुत ज्यादा मतलब दिवालियापन के कगार पे रूस जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, एक तरफ अगर कह लें कि रूस की जो स्थिति सही नहीं है, राजस्व का जो स्रोत है वो जो भूमि कर है वो नहीं मिल पाएगा, वो भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी तरफ जो है रूस जो है युद्ध में भी शामिल हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रूस की स्थिति क्या होगी, वो खराब होती जाएगी। जब उसको खुद के पेट भरने के लाले पड़ गए हैं और वो युद्ध में भी शामिल हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आर्थिक दिवालियापन तो ऑब्वियस सी बात है होगी ही। और सेकेंड हम देखते हैं औद्योगिकरण की समस्या। मतलब रूस में क्या होता है ना, रूस में एक स्पष्ट जो नीति होती है ना कि उद्योगों का विकास कैसे हो, वो जो है वो मतलब एक स्पष्ट एक जो रणनीति होती है कि कैसे उद्योगों का विकास हो, तो रूस में इस तरह की व्यवस्था जो है वो रहती ही नहीं है। क्योंकि मतलब 19वीं शताब्दी के दौरान भी हम देखते हैं तो रूस में जो है उद्योगों का विकास नहीं होता है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो भी जिम्मेदारी होती है उद्योगों के विकास के लिए, वो तो जार और कुलीन वर्ग के हाथों में रहती है। और अधिकतर जो उद्योग जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में लगाए जाते हैं। तो ये भी स्थिति देखते हैं कि रूस में जो है औद्योगिकरण की जो है समस्या रहती है। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी समस्या रहती है कि रूस के पास जो है वो राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी होती है। ठीक है, राष्ट्रीय पूंजी का अभाव होता है। अब हम कोई भी उद्योग धंधों की स्थापना करेंगे तो उसमें क्या होगा, राष्ट्रीय पूंजी तो लगेगी ना, उसमें कुछ ना कुछ निवेश होता है तभी उद्योगों का विकास होता है। तो रूस के पास तो है, ये स्थिति रहती नहीं है। तो इससे क्या होता है, रूस में जो है बाहरी जो लोग हैं वो निवेश करते हैं, विदेशी निवेश करते हैं, विदेशी पूंजी लगती है। अब विदेशी पूंजी लगने से क्या होता है, मजदूरों और जो विदेशी जब पूंजी लगती है तो रूस में जो है मजदूरों का शोषण होता है। तो इस तरह से जो है विदेशी भी आकर जो है रूस की जनता है, रूस के मजदूर है, रूस के जो भी श्रमिक और किसान वर्ग की जो को क्या करते हैं, पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। इससे जो है ये असंतोष की भावना जो है दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। तो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि राजनीतिक कारण में भी स्थिति वैसी ही है, सामाजिक मतलब राजनीतिक कारण में स्थितियां वैसे ही की वैसे डगमगा रही हैं, और सामाजिक कारण में देख रहे हैं कि किसान भी बहुत ज्यादा त्रस्त है।
मतलब बहुत ज्यादा परेशान है किसान, उनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो एक क्वेश्चन जो मैंने बताया, एक पॉइंट छूट गया था। अब किसानों की स्थिति के लिए जो है लेनिन क्या करते हैं, एक पॉइंट आप नोट कर लेना। लेनिन जो है अप्रैल थीसिस, ठीक है, अप्रैल थीसिस की जो है वो रचना करते हैं। और अप्रैल थीसिस जो है लेनिन के द्वारा रचित है पुस्तक है। और अप्रैल थीसिस जो है वो किसान और जमीनी जो भी जमीन से रिलेटेड जो भी सामंती व्यवस्था है उस पर रिलेटेड ये पुस्तक है, ठीक है। तो किसान भी बहुत ज्यादा त्रस्त है और मजदूर तो त्रस्त है ही, और आर्थिक कारण भी बहुत ज्यादा मतलब योगदान देता है क्रांति के तरफ। अब हम देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक स्वतंत्रता की कमी रहती है। रूस में क्या है, रूस में जो है मतलब जैसे मैंने यहाँ बताया, राजनीतिक कारण में बताया था कि नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव रहता है, क्योंकि लोगों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं रहती है, ठीक है। ये राजनीतिक कारण में था। लेकिन क्या है मतलब रूस के जो लोगों को जो है यहाँ नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का तो अभाव रहता ही है, और धार्मिक स्वतंत्रता भी जो है रूसियों को नहीं रहती है। रूस में जो है रूस में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और बौद्ध और मुस्लिम वर्ग, सभी वर्गों के सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन रूस में जो है जार का ही बोलबाला रहता है, चर्च का ही बोलबाला रहता है। लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होती है, और ना ही वो अपने तरीके से जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो मतलब उन लोगों को मतलब एक तरह से कह लो कि उन लोगों को नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं है, और यहाँ तक कि अपनी जो मन का जो धर्म जो है मानने की भी स्वतंत्रता नहीं रहती है। तो ये सारे मुद्दे एक बनते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बौद्धिक जागरण। बौद्धिक जागरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे जो है लोगों में बौद्धिक जागरण होता है जिससे रूस की क्रांति होती है। तो हम देखते हैं कि रूस की क्रांति में जो है बौद्धिक जागरण का क्या योगदान रहता है। हम जितनी भी क्रांतियां देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बौद्धिक जागरण का योगदान रहता है। चाहे तो वो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो, फ्रांस की क्रांति हो, या भारत में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें कहीं ना कहीं बौद्धिक जो जागरण होता है, जिसकी वजह से जो है जनता जो है अपने अधिकारों के प्रति जो है वो क्या होती है, सजग होती है कि उसके अधिकार कैसे हनन हो रहे हैं। आखिर उनको बौद्धिक जो जागरण नहीं होगा तो वो अपने अधिकारों को कैसे पहचान पाएंगे। तो उसी तरह हम देखते हैं कि रूस में बौद्धिक जागरण होता है, तो उसमें जो है एक बुद्धिजीवी है, जो वो है, उनका फर्स्ट नाम आता है लियो टॉलस्टॉय। और ये सारे बुद्धिजीवियों के नाम और उनकी पुस्तकों के नाम आप लोग को याद रखने हैं, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस जो है वो रहते ही हैं। लियो टॉलस्टॉय हो गए, और सेकंड है तुर्गनेव। तुर्गनेव के बाद आते हैं दोस्तोवस्की। दोस्तोवस्की नेक्स्ट है चेखव, नेक्स्ट है गोडकी, ठीक है। नेक्स्ट है चेखव, और नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स। ठीक है। लियो टॉलस्टॉय ने क्या लिखा, वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस। और तुर्गनेव ने क्या है, तुर्गनेव ने लिखा फादर्स एंड सन। फादर्स एंड सन और द वर्जिन सॉइल। द वर्जिन सॉइल। और दोस्तोवस्की ने लिखा क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड और गोडकी ने क्या लिखा, माँ। ये उपन्यास का नाम है माँ, मतलब दी मदर। ये उपन्यास
लिखा थ्री सिस्टर्स, and the cherry orchard. और कार्ल मार्क्स का तो मैंने पहले ही बताया, कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। ये सारी पुस्तकें जो है, उपन्यास जो है, वो एकदम आप लोग को याद रखना है कि लियो टॉलस्टॉय ने वॉर एंड पीस लिखा है, तुर्गनेव ने लिखा है फादर्स एंड सन द वर्जिन सॉइल। ठीक है, इसके जरिए जो है, मतलब तुर्गनेव जो है फादर्स एंड सन के जरिए जो है रूस के युवाओं को जो है वो जागृत करते हैं कि जो भी मतलब उनके अधिकार हैं उसको किस तरह से ले पाए। और क्या करती है जनता जो है द वर्जिन सॉइल पढ़ के जो है निहिलिस्ट आंदोलन जो है, वो निहिलिस्ट आंदोलन इसीलिए होता है क्योंकि जो जनता जो है वो द वर्जिन सॉइल पुस्तक पढ़ती है, उपन्यास पढ़ती है, जिससे कि निहिलिस्ट आंदोलन होता है। उसके बाद दोस्तोवस्की जो है वो क्राइम एंड पनिशमेंट लिखते हैं। गोरकी जो है वो माँ उपन्यास है। इस उपन्यास के जरिए जो है रूस की जो दयनीय स्थिति जो है उसके बारे में पता चलता है कि रूस की जो स्थिति कितनी बदतर थी। ठीक है, इस उपन्यास के जरिए। और चेखव क्या करते हैं, थ्री सिस्टर्स और चेरी ऑर्चर्ड लिखते हैं। और कार्ल मार्क्स के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल लिखते हैं 1867 में। तो इस उपन्यास के जरिए जो है श्रमिक वर्ग जो है बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत ज्यादा उनको पता चलता है कि किस तरह से जो है श्रमिक वर्ग का जो है वो श्रमिक वर्ग का किस तरह से हनन हो रहा है और उनको अपने अधिकार किस तरह से लेने हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं रूस की स्थिति और रूस की सामंती व्यवस्था जो है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ये रूस की क्रांति में जो है बहुत ज्यादा बौद्धिक जागरण भी जो है वो बहुत ज्यादा योगदान रखता है। अभी हम लोगों ने देखा कि रूस की क्रांति के क्या क्या कारण थे। ठीक है, उसमें सबसे मेन जो एक कारण रहता है जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो जार है, जार निकोलस द्वितीय, जो कि रोमानोव डायनेस्टी से रिलेटेड था, उसकी अदूरदर्शिता के कारण जो है रूस की स्थिति जो है बहुत ज्यादा बदतर हो जाती है। और उसकी जो भी जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी जो रहती है जरीना, और जो भी दरबार के जो भी षड्यंत्रकारी जो रहते हैं, जो भी पादरी रहता है रासपुटिन, बहुत हद तक जो है रूस में जो है असंतोष लाने में इन लोग का बहुत बड़ा हाथ रहता है। और हम ये भी देखते हैं कि रूस की जो आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लोगों को खाने के लाले पड़ जाते हैं, रूस के सारे मजदूर जो है बहुत हद तक जो है वो परेशान रहते हैं। तो हम यहाँ पहले ये देखें कि आखिर जब रूस की स्थिति इतनी ज्यादा खराब रहती है तो क्या जरूरत थी रूस को प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने की। ठीक है, आपके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, रूस की स्थिति जो है चरमरा सी गई है, और जार की निरंकुशता देखो कि वो जो है प्रथम विश्व युद्ध में कूद पड़े हैं। ठीक है, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुद्धिजीवी, अभी हम लोगों ने लास्ट एक देखा कि बुद्धिजीवी वर्ग का भी उदय होता है, जिससे जनता जो है बहुत हद तक जागृत होती है कि हम लोग को अपनी स्थिति को किस तरह से पटरी पे लाना है। अब स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, जो भी जार को जो है अपनी जनता की तरफ जो है, अपने साम्राज्य की तरफ, अपने शासन को सुचारू रूप से पटरी पे लाने की जरूरत होती है, लेकिन जार जो है इस तरफ ध्यान नहीं देता है। जार तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भी है वो परेशान रहता है। तो अब जनता के पास खाने के लिए कुछ तो है नहीं। अब जनता क्या करती है, इसी तरह हम देखते हैं कि जनता क्या करती है, 7 मार्च 1917 को क्या करती है जनता जो है वो मजदूर और जो भी किसान रहते हैं वो सारे क्या करते हैं, पेट्रोग्राद जिसको लेनिनग्राद में सारे इकट्ठे होते हैं और वहां एक जुलूस निकलता है।
ठीक है। और सारे के सारे जो है वो रोटी दो की मांग करते हैं, क्योंकि रोटी ही अगर आपके पास नहीं रहेगी खाने के लिए तो जनता कहाँ जाएगी, ठीक है। जनता की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। कल कारखाने भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से लगाए नहीं है जिससे जनता जो है अपनी स्थिति को सुधार सके, ठीक है। तो जनता जो है इकट्ठी होती है और वो रोटी दो के नारे लगाती है, और जनता जो है मांग करती है, रोटी देने की मांग करती है, युद्ध बंद करने की मांग करती है और निरंकुश शासन को समाप्त करने की मांग करती है। निरंकुश शासन किसका? रोमनोव वंश, जो कि बहुत ज्यादा निरंकुश रहता है। इसी के शासन काल में ही रूस की क्रांति होती है, और उस टाइम जो पहले मैंने बताया कि जार निकोलस द्वितीय जो है उसकी निरंकुशता के कारण जो है जनता बहुत ज्यादा परेशान रहती है। तो मेन मुद्दा क्या है कि रोटी देने की बात है कि आप रोटी दो, ठीक है। और युद्ध जो है, जो प्रथम विश्व युद्ध में आप भाग लिए हो, युद्ध बंद कर दो। हम लोग युद्ध से बाहर रहते हैं, हम लोग युद्ध से बाहर रहेंगे तभी रूस की स्थिति जो है ठीक होगी, ठीक है। जनता के पास खाने के लिए नहीं है और आप जो है अलग ही युद्ध में भाग ले रहे हो, तो इससे तो स्थिति और ज्यादा मतलब क्षतिग्रस्त हो जाएगी, और निरंकुश शासन को जो है एकदम समाप्त करने की बात जो है जनता करती है। मतलब जनता को ये लगता है ना कि किसी तरह से जो है जार को जो है, जो रूस के सम्राट को जो जार कहा जाता है, रूस के सम्राट को किसी तरह गद्दी से हटाया जाए, और रूस की स्थिति को जो है, रूस की स्थिति को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कि रूस में जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है नव निर्माण कर सकता था। अब क्या होता है, ये सारी स्थितियां जो है वो बढ़ती जाती हैं। सारे किसान मजदूर, सारे कल कारखाने जो में इकट्ठे होते हैं और रोटी दो के नारे लगाते हैं, और दूसरे ही दिन जो है महिलाएं भी जो है कारखाने में इकट्ठी होती हैं और वो भी रोटी दो के नारे लगाती हैं और रोड पे निकलती हैं। और रोड पे निकलने के बाद वो और लाल झंडे जो है, लाल झंडा सब लेके जो है रोड पे वो जुलूस निकालते हैं। इसी तरह क्या होता है, अब ये सारी स्थितियां हम देख रहे हैं, ये सारी स्थितियां हो रही हैं, जनता बहुत ज्यादा उग्र है, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, लोग रोड पे निकल रहे हैं। अब जार क्या करता है, ऑर्डर देता है सेना को कि आप इन निहत्थे जो लोग जो है उन पे गोलियां चलाओ, लेकिन जो भी सेना जो रहती है वो भी हाथ खड़े कर देती है, नहीं भाई अब हम इन निहत्थे लोगों पे जो है गोलियां नहीं चलाएंगे, क्योंकि सेना भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि स्थिति जो है वो सही नहीं है। अब इन निहत्थे लोगों पे गोलियां क्यों चलाएंगे, क्योंकि सेना भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अब हम देखते हैं कि रूस की जो भी जार होती है उसकी सबसे रिलायबल एक रेजिमेंट होती है जिसका नाम है ब्रांसेस्की जो रेजिमेंट है वो भी विद्रोह कर देती है। जार क्या कहता है, जार आदेश देता है इस रेजिमेंट पे, ठीक है, इस रेजिमेंट पे आदेश देता है कि आप निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाओ, लेकिन इस रेजिमेंट ने भी गोली चलाने से इनकार कर देता है, और जो भी सेना का जो भी रेजिमेंट रहता है वो भी गोली चलाने से इनकार कर देते हैं। और इस तरह से हम क्या देखते हैं, सेना में भी विद्रोह हो जाता है। स्थिति बहुत हद तक जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अब जार क्या करता है, गद्दी छोड़ देता है। 12 मार्च को जो है जार जो है वो गद्दी जो है वो पूरे तरीके से त्याग देता है। अब स्थिति जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो वहां पे क्या है, एक उदारवादी राजकुमार रहता है, उसका नाम है राजकुमार ल्यूबोव, ठीक है। राजकुमार ल्यूबोव के हाथों में जो है, जो कि बहुत ही उदारवादी राजकुमार रहता है, उसके हाथों में सत्ता थोड़े टाइम के लिए आती है, थोड़ा स्थिति सुधार होता है। अब क्या होता है, जार तो मतलब गद्दी छोड़ देता है, और उसके बाद जो है जार को जो है जुलाई 1918 में जार और उसके परिजनों को गोली मार दी जाती है। और इस तरह से क्या होता है, जो भी रूस में रोमनोव वंश का जो भी निरंकुश शासन रहता है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। आपको जो है हमेशा एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि 1917 की फरवरी क्रांति, तो हमेशा याद रखना है कि 1917 में जो है 2 क्रांतियां हुई हैं, एक फरवरी की क्रांति और एक अक्टूबर की क्रांति, ठीक है। और दोनों का जो स्वरूप है वो
एकदम अलग अलग है, ठीक है। 1917 की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। तो आप कहने का मतलब यहाँ ये है कि 1917 में फरवरी क्रांति हो जाती है, उसके बाद कुछ महीनों के बाद जो है वो अक्टूबर की क्रांति हो जाती है। तो आप इससे समझ सकते हो जनता जो है एक क्रांति से जो है संतुष्ट नहीं होती है। जनता की असंतुष्टता इस हद तक बढ़ जाती है कि 1917 में उसको अक्टूबर की क्रांति भी करनी पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से क्या होता है। जुलाई 1918 में जार जो है को गोली मार दी जाती है और इस तरह से रोमनोव वंश जो है पूरे तरीके से फिनिश हो जाता है। तो अब हम देखेंगे अब क्या होता है। अब तो रोमनोव वंश तो समाप्त हो गया, रोमनोव डायनेस्टी खत्म हो जाता है। जो जार निकोलस द्वितीय है उसको गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि ल्यूबोव, ठीक है, जो ल्यूबोव जो राजकुमार है उसके नेतृत्व में बुजुर्वा सरकार का 15 मार्च को गठन होता है, ठीक है। ये भी रूस में कुछ सुधार करता है, लेकिन इसके सुधारों से भी जो जनता है वो संतुष्ट नहीं होती है। अब ये फिर जनता परेशान हो जाती है, असंतुष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, केरेंस्की की सरकार का गठन होता है, ठीक है। अब देखेंगे केरेंस्की की सरकार का गठन होता है। केरेंस्की की सरकार में जो है मेनसेविक जो कि उदारवादी जो लोग रहते हैं उन लोगों का प्रभुत्व रहता है। तो उन लोगों का मेन मोटो, केरेंस्की की सरकार का मेन मोटो क्या रहता है कि जनतांत्रिक सरकार और जो भी वैधानिक रूप से जो भी सरकार है उसको हम अच्छे तरीके से सुचारू रूप से लेके आए। और उसके बाद इन लोग का मेन मोटो केरेंस्की की सरकार का रहता है कि और युद्ध भी बंद नहीं होता है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो चालू रहता है और इन लोग का मेन मोटो रहता है कि जनतांत्रिक और वैधानिक जो है वो सरकार रहे। और उसके बाद जो है मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लेना और संवैधानिक रूप से जो भी भूमि का जो भी समस्या रहता है उसका निपटारा करना। ये लोग जो है वो मतलब इन लोग का मेन उद्देश्य यही रहता है। लेकिन जनता इससे भी संतुष्ट नहीं होती है। जनता को जो है वो जनता को राजनीतिक सुधार नहीं चाहिए होता। जनता का मेन मोटो रहता है आर्थिक सुधार और सामाजिक सुधार। तो जनता जो है फिर भी मतलब खुश नहीं रहती है। जो भी इच्छाएं रहती है जनता की वो केरेंस्की की सरकार भी पूरा नहीं कर पाती है। ल्यूबोव की सरकार भी फेल हो जाती है और केरेंस्की की सरकार से भी जो जनता है वो पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं होती। अब ये सारी स्थितियां हम देख रहे होते हैं, जनता फिर भी खुश नहीं है। तो अब क्या होता है, लेनिन आता है। अब हम लेनिन के बारे में देखें। हम पहले ही देख चुके हैं कि ल्यूबोव है, ल्यूबोव के नेतृत्व में जो भी उदारवादी जो एक सरकार का गठन हुआ और केरेंस्की की जो सरकार का जो गठन हुआ उससे जनता जो है बहुत ज्यादा परेशान है। अब क्या होता है, अब इसी में हम देखेंगे कि ये तो मतलब मार्च जो फरवरी 1917 की क्रांति तो हो जाती है। अब जनता जो है बहुत ज्यादा परेशान है और इसी स्थिति में हम देखते हैं ना कि लेनिन जो है वो रूस पहुंचता है। लेनिन का जो है वो प्रादुर्भाव होता है, ठीक है, रूस के पटल पे, ठीक है, रूस के एक मैप पे लेनिन जो है वो आते हैं और रूस की स्थिति देख के वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि रूस को किस तरह से सुधारा जाए। तो उनका कहना था ना कि रूस में जो है एक क्रांति तो हो चुकी है, ठीक है, फरवरी की क्रांति हो चुकी है जो कि वो सफिशिएंट नहीं है। बस एक क्रांति जो है वो रूस को पटरी पे नहीं ला सकती है। एक और क्रांति का होना अवश्यंभावी है। एक और क्रांति होगी तभी रूस की जो है स्थिति ठीक हो सकेगी। क्योंकि केरेंस्की की भी सरकार को हमने देखा कि केरेंस्की की सरकार भी जो है वो विफल हो जाती है, वो भी उसको भी सक्सेस नहीं मिलता है। जनता भी बहुत, हम लोगों ने देखा कि असंतुष्ट रहती है। तो लेनिन जो है जब ये सारी स्थितियां हो रही थी तो लेनिन जो है वो स्विट्जरलैंड में रहते हैं और वो फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि रूस में आए और रूस की स्थिति को जो है बहुत अच्छे तरीके से हम पटरी पे लाए। तो क्या होता है कि रूस जब मार्च 1917 में जब रूस में क्रांति हो रही होती है तो पहले ये बता दें कि लेनिन को जो है वो निर्वासित जीवन जो है
जाड़ दे देता है कि मतलब देश निकाला दे दिया जाता है, जिसके कारण जो है जो लेनिन जो रहते हैं वो स्विट्जरलैंड में रहते हैं। तो आगे हम खैर जब लेनिन के बारे में जो हम देखेंगे कि लेनिन का जब जैसे कैसे नव निर्माण होता है, रूस का किस तरह से नव निर्माण होगा, तो रूस हम लेनिन के बारे में थोड़ा इंट्रो देखेंगे। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि लेनिन अचानक से पहुंचते हैं और वो सोचते हैं कि एक और क्रांति हो जाए, तभी रूस की स्थिति जो है वो सही तरीके से पटरी पे आएगी। तो वो क्या करते हैं, बोल्शेविक दल एक बनाते हैं और बोल्शेविक दल के नेतृत्व में जो है रूस की क्रांति को जब सोचते हैं कि रूस की क्रांति हो, तो यहाँ पे क्या है, हमेशा एग्जाम में हमेशा याद रखना है कि बोल्शेविक दल का जो नेतृत्व करता है, जो नेता है वो लेनिन है। और लेनिन का पूरा नाम क्या है, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन है। और रूस की क्रांति में और रूस को जो बहुत अच्छे तरीके से पटरी पे लाने के लिए हमेशा इनका नाम आपको हमेशा ही एग्जाम में आएगा ही आएगा और हमेशा आएगा, लेनिन, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, जिन्होंने क्या, वो क्या सोचते हैं कि रूस को किस तरह से हम पटरी पे लाए। तो क्या करते हैं वो, अप्रैल थीसिस एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। तो अप्रैल जो थीसिस है वो लेनिन का एक मैनिफेस्टो है, जिसमें लेनिन क्या करते हैं, बोल्शेविक दल के उद्देश्य और कार्यक्रम निर्दिष्ट करते हैं। लेनिन क्या सोचते हैं कि क्या मोटो होना चाहिए, आखिर जो है रूस की जो जनता है वो त्रस्त क्यों है, भूमि के लिए त्रस्त है, शांति के लिए त्रस्त है, बहुत अच्छे तरीके से जो है शांति है नहीं रूस में, और रोटी के लिए त्रस्त है। किसी भी जनता को क्या चाहिए, अपना जीवन यापन करने के लिए भूमि चाहिए, पीस चाहिए और रोटी भी चाहिए। और वहां पे जो है रूस की जनता को इन सब चीजों का अभाव था। ठीक है, अब क्या होता है, अब केरेंस्की की सरकार रहती है। तो लेनिन क्या चाहते, लेनिन और लेनिन के एक सहयोगी रहते हैं ट्रॉट्स्की, हमेशा याद रखना है ट्रॉट्स्की, इनका आगे भी नाम आएगा और इनके कार्य भी आएंगे कि इन्होंने किस तरह से जो है रूस को जो है बहुत अच्छे तरीके से, ट्रॉट्स्की का नाम बार बार आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ट्रॉट्स्की की सहायता से केरेंस्की की सरकार का उन्होंने तख्ता पलटने का प्रयास किया। वो चाहते हैं क्या, लेनिन क्या चाहते हैं कि जब केरेंस्की की जो सरकार है, जो कि एकदम विफल है, केरेंस्की की सरकार को जो है हम उसका तख्ता पलट करेंगे, तभी रूस की जो है जनता जो है, रूस की स्थिति जो है वो पटरी पे आएगी। तो ट्रॉट्स्की और लेनिन दोनों क्या करते हैं, बलपूर्वक जो है वो केरेंस्की की सरकार को जो है पूरे तरीके से उखाड़ फेंकने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से क्या होता है, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति होती है। जनता और जो सेना जो रहती है, मजदूर जो रहती है, वो पेट्रोग्राद में पहुंचती है और जो भी रेलवे स्टेशन रहता है, डाक घर रहता है और उसके बाद बैंक की भी जो भी व्यवस्था रहती है, उन सब चीजों को अपने हाथों में ले लेती है। और इस तरह से जो क्या है, बोल्शेविक क्रांति होती है। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं और इसको अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। अक्टूबर की क्रांति। अब हम देखते हैं कि अब मतलब अक्टूबर की जो क्रांति है, जो बोल्शेविक क्रांति जो है, वो लेनिन के नेतृत्व में ही होती है। ठीक है, क्योंकि जनता तो बहुत ज्यादा परेशान है। और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलट होता है और लेनिन जो है, जो बोल्शेविक दल के जो नेता है, वो अपने हाथों में सब कुछ ले लेते हैं, रूस की क्रांति को सही दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। तो हम किस तरह से मतलब देख, और इस तरह से क्या होता है कि जो बोल्शेविक दल का जो नेता है, अध्यक्ष जो है, वो तो लेनिन रहते हैं और बोल्शेविक दल जो भी विदेश मंत्री जो है, फिर ट्रॉट्स्की को बना दिया जाता है। और लेनिन और ट्रॉट्स्की के आगे हम देखेंगे कि लेनिन और ट्रॉट्स्की के सहयोग से जो है रूस की स्थिति जो है, जो कि बहुत जो है चरमरा सी गई है, स्थिति बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि जनता को तो भूमि भी चाहिए, शांति भी चाहिए और रोटी भी चाहिए, जो कि उन लोगों जो मतलब कितने सालों से जनता परेशान है। अब स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। तो लेनिन के बारे में हम आगे देखेंगे किस तरह से पॉलिसीज लाते हैं, जिससे जो मतलब नेप चलाते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चलाते हैं, जिससे जो है रूस की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक
हो सकेगी, ठीक होने का प्रयास होगा, तो उन लोग उनके हम कार्य देखेंगे लेनिन के आगे अभी हम देखेंगे कि लेनिन के किस तरह से कार्य रहते हैं, जिससे रूस जो है की स्थिति बहुत अच्छी होती है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, वो देखेंगे आगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे लेनिन का थोड़ा इंट्रोडेक्ट देखेंगे, और लेनिन का आंतरिक सुधार क्या करते हैं और वैदेशिक सुधार क्या करते हैं, और देखेंगे कि रूस की क्रांति का क्या परिणाम होता है और रूस की क्रांति के अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। और लेनिन की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद स्टालिन भी आते हैं, फिर गोर्बाचेव आते हैं, प्लेखोनोव आते हैं, तो उन लोग के बारे में हम लोग पूरा देखेंगे कि क्या